और इसके अलावा एयर वाइस मार्शल इजाज़ साहब हमारे साथ हैं। सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इजाज़ साहब, पहले आप बताइएगा जो कुछ दोहा के अंदर हुआ उसको कैसे मुसलमान दुनिया आसानी से हज़म करके बैठी हुई है? सिर्फ 2 लफ्ज़ के हम बड़ी मज़म्मत करते हैं काफ़ी हैं, या इसके अलावा भी कुछ करना चाहिए? मलिक साहब, आपने बड़ी तफसील में ये पूरे सिनारियो को रिकैप किया है। ये दिन क्यों देखना नसीब हुआ हमें? बदकिस्मती ये है कि हमारे इतने बड़े पॉपुलेशन साइज, इतने बड़े मुसलमानों की जो हैं हुकूमतें, जिनको हम तो मुस्लिम उम्मा कहते थकते नहीं हैं, लेकिन उसका सिग्निफिकेंस क्या है सिवाय एक मजम्मती करारदाद के? आज तक क्या हमने कभी कोई अमली कदम उठाया? मिलिट्री अलायंस की आप बात करते हैं तो पूरे गल्फ स्टेट्स जो हैं उनके जो वॉर प्लान्स और उनका जो फिलॉसफी है सिक्योरिटी की, वो सिर्फ ये है कि आपने अपने आप को सिर्फ जो है 24 घंटे के लिए वायबल रखना है। उसके बाद अमेरिकन ट्रूप्स जो हैं वो मोबिलाइज होके वॉर थिएटर में पहुंच जाएंगे और आपको प्रोटेक्ट करेंगे। और इस फॉल्स सिक्योरिटी का जो एक फीलिंग है या एक कंफर्ट लेवल जो एक क्रिएट किया गया है, उसकी प्राइस हम ये देते हैं कि हम अमेरिका को जो है मल्टी मिलियन डॉलर्स के जहाज देते हैं, मल्टी मिलियन डॉलर्स की लग्जरी यॉट्स उनको देते हैं, और जो है मल्टी बिलियंस का यानी 500 बिलियन 600 बिलियन के उनसे असला खरीदते हैं। लेकिन उन सब चीजों का नेट फायदा क्या है? एक छोटा सा मुल्क जो है वो आज ना सिर्फ ये कि अपनी मनमानी कर रहा है, बल्कि वो ये ऐलान कर रहा है। आप ये देखिए, एक तो जो है ना स्ट्राइक की से पहले या स्ट्राइक के तक की बातों को छोड़े, स्ट्राइक के बाद जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का बयान आया है, वो उन्होंने कहा कि जी वी विल ब्रिंग देम टू जस्टिस। यानी जिसको खुद इंसाफ के कटहरे में खड़ा होना चाहिए, जो कि खुद एक क्रिमिनल है इंटरनेशनल लॉ में, वो अरब मुल्कों को धमकी दे रहा है कि आप इनको जो है हार्बर ना करें, वरना हम उन्हें जो है जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। तो ये आयरनी है मलिक साहब, जब तक ये मुसलमान मुल्क जो हैं वो नविश्ता दीवार को नहीं पढ़ेंगे, जब तक ये अल्लाह पे भरोसा नहीं करेंगे और अपनी कुव्वत को यकजा नहीं करेंगे, ये जो फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी है जिसके नीचे वो अपनी बादशाहतें कायम कर रहे हैं और दौलत इकट्ठी कर रहे हैं, ये इनको बचाने वाली नहीं है। एयर वाइस मार्शल इजाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आज 11 सितंबर है और 9/11 के वाक़यात ने 2001 के बाद से पूरी दुनिया को बदल दिया, और दुनिया अपने 2001 से पहले वाली सूरत हाल के अंदर शायद कभी भी वापस नहीं जा पाएगी। लेकिन उसके बाद बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो पूरी दुनिया को रीशेप कर रहे हैं, फर्दर रीशेप कर रहे हैं। वो जो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर 9/11 के बाद बहुत जिसका शोर हुआ था कि अमेरिका वहाँ सुपर पावर है और वो कहीं पे भी वो डिक्टेट कर सकता है, वो 9/11 ने पहले उसको चैलेंज किया था। लेकिन अब जो वाक़यात हो रहे हैं, शायद वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बाद कई और किस्म के ऑर्डर्स आएंगे और एक क्योटिक किस्म की दुनिया हमारे सामने नज़र आती है। नेतन्याहू का जो दोहा के ऊपर, कतर के ऊपर हमला है, वो भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। नेतन्याहू ने 9/11 के वाक़यात का तज़किरा करते हुए जो दोहा के ऊपर अटैक है उसको तशबीह दी है उस हमले के साथ जो अमेरिका ने उसामा बिन लादेन की तलाश में पाकिस्तानी इलाके एबटाबाद के ऊपर किया। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो पीस टॉक्स हो रही थी फ़लस्तीनियों के साथ, हमास के साथ और इसराइल के साथ, कतर उसको होस्ट कर रहा था। पहले ईरान के साथ जो पीस टॉक्स हो रही थी उसको कतर होस्ट कर रहा था और अमेरिका ने और इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया। अब इसराइल और हमास के माबैन दोबारा कतर पीस टॉक्स होस्ट कर रहा था और इसराइल ने, नेतन्याहू ने गुंडागर्दी की और गुंडागर्दी करते हुए दोहा के ऊपर अटैक किया। उन्हीं जो पीस नेगोशिएटर्स थे उन्हीं को जाके हिट किया। अब ये बदमाशी और गुंडागर्दी है, इसका दुनिया के किसी भी महज़ब माशरे के किसी भी वाक़े के साथ ताल्लुक़ जोड़ना मुमकिन ही नहीं है। उसामा बिन लादेन की भी एक हिस्ट्री है जिसके अंदर पाकिस्तान का एक हिस्सा है,
हिस्सा मैं बताता हूँ कि हिस्सा क्या है। जिहाद अफ़गानिस्तान के दिनों में जो अरब दुनिया से मुजाहिद भर्ती करके लाए गए मुजाहिदीन, जो अरब वर्ल्ड से पाकिस्तानी सरज़मीन पर आए, यहाँ ट्रेनिंग ग्राउंड प्रोवाइड की गई, वो तमाम अरब मुजाहिद जो थे वो CIA रिक्रूट करके लाई, और ये डॉक्यूमेंटेड है, पाकिस्तान नहीं लाया। आप हिलरी क्लिंटन जो आपकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसके बयान सुन लें, या अपने पुराने जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उनके फॉरेन सेक्रेटरीज़ की किताबें या तज्ज़िये उनके पढ़ लें। तमाम अरब मुजाहिदीन बशमूल एमन अज़वाहरी और उसामा बिन लादेन, इनको CIA इस इलाके में लेकर आई। किस लिए लेकर आई? रूस से लड़वाने के लिए। और जो अफ़गान मुजाहिदीन या अफ़गान पनाह गज़ीन हमारे इलाकों में थे, इनको यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड्स प्रोवाइड करने के लिए जो सिलेबस बनकर आया वो नेब्रास्का यूनिवर्सिटी ने बनाया, और उनको तरबियत दी गई कि ये तुम 2 रूसी मारोगे तो जन्नत में जाओगे। वो 2+2 वो आगे 4 रूसियों को मारने का, या 2+2 4 क्लाशनकोव करके उनको बताया जाता था। इस तरीके से हमने उस पूरी जनरेशन को रेडिकलाइज़ किया। हमारा उसमें कसूर है पाकिस्तान का, हमने अपनी सरज़मीन इस काम के लिए इस्तेमाल होने दी, जिसकी सज़ा हमने बाद में ये TTP कोई और मुसल्ला जत्था लश्कर सिपाह उसकी सूरत में भुगती। ये हमारा कसूर है। उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में ला के हमने दावत दे के नहीं बसाया, उसके पीछे भी एक तारीख़ है। जब तोरा बोरा पे अमेरिकी एयरफोर्स ने बॉम्बिंग की, इनको पता चला कि यहाँ पर कंसंट्रेशन है इस वक्त अलकायदा की, तो तोरा बोरा के ऊपर जाके इन्होंने डेजी कटर फेंक के ऊपर से बहुत बमबारी की। उस वक्त को कहते थे इससे बड़ा बम है ही कोई नहीं, जैसे अभी इन्होंने ईरान पे जो मारे हैं 30,000 पाउंड वजनी बम, उसी तरह के वो थे। वो बुश जो जूनियर था वो कहते थे वी विल स्मोक देम आउट, ये टर्म थी उसकी, कि हम इनको गारों से बाहर निकालेंगे, इतनी बमबारी करेंगे। लेकिन रम्सफेल्ड जो उस वक्त उनके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस थे, उनकी टांगें कांप गईं और वो वहाँ पर अपनी फोर्सेस ना भेज पाए, खौफ के आलम में कि वहाँ से रिएक्शन क्या आएगा। ज़मीनी फ़ौज नहीं भेजी, ऊपर से बमबारी की। तो ये जो पूरा अलकायदा का ग्रुप था, जो तो उस बमबारी में शहीद हो गए, मारे गए, बाकी निकले उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया, क्योंकि पोरस बॉर्डर था, अफ़गान पाकिस्तानी बॉर्डर इसी तरीके से था हमेशा से। वो उन्होंने जहाँ उसको पनाह मिली उन्होंने पनाह ले ली, और यही वो इलाके थे जो ट्रेनिंग ग्राउंड्स खुद अमेरिकी प्रोवाइड करते थे। उनके फॉर्मर जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है उनकी तस्वीरें हैं, या जनरल हमीद गुल के साथ और बाकी लोगों के साथ, कर्नल इमाम के साथ इनकी तस्वीरें हैं, पूरा रिकॉर्ड है सारा, जिसको छुपाना ही मुमकिन नहीं है। अमेरिकी सदर इन मुजाहिदीन को वाशिंगटन में वाइट हाउस में होस्ट करते थे और कहते थे ये हमारे फाउंडिंग फादर्स के बराबर हैं, ये इतने काबिल एहतराम हैं ये लोग। उन लोगों को ट्रेनिंग ग्राउंड्स पाकिस्तान में दी गई, और पूरे वेस्ट ने और अमेरिका ने उस कॉज को सपोर्ट किया। ये उसामा भी उन्हीं में से एक थे। हम इनको पाकिस्तान में दावत देकर लेकर नहीं थे आए, इसलिए इसको पाकिस्तान से मत जोड़िए। लेकिन आज जो कुछ आप गज़ा में मुसलमानों के साथ कर रहे हैं, जो कुछ सीरिया में किया गया, जो कुछ यमन में हो रहा है और पहले भी किया गया, और जो लीबिया के साथ हुआ, जो अरब स्प्रिंग के नाम के ऊपर पूरे अरब वर्ल्ड के साथ हुआ, जो अब कतर के ऊपर अटैक हुआ, इसका कहीं ना कहीं एक नेगेटिव फॉल आउट कहीं ज़्यादा दूर नहीं है, जस्ट राउंड दी कॉर्नर किसी एक स्टेज पे निकलेगा। 50-60 हज़ार आप इंसानों को, नहत्ते इंसानों को हॉस्पिटल के अंदर 2-2, 3-3 माह के बच्चों को आप मार दें, और आप भूख के हाथों बाकी लोगों को कत्लेआम कर रहे हो, और अपने आप को आप महज़ब कर लाएँ। ये वेस्ट जो पूरी दुनिया को ह्यूमन राइट्स के लेक्चर्स देता था और अमेरिका बताता था आपके यहाँ ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, वो उसको ये वायलेशन नज़र नहीं आई। 50-60 हज़ार लोगों को मार देना और पता नहीं लाखों को अपाहज कर देना, और जो बाकी वहाँ हैं उनको भूख और अफलास के हाथों मार देना। अगर इसकी कोई यार्ड स्टिक कभी तारीख़ में लिखी जाएगी तो सबसे ज़्यादा बदसूरत नज़र जो कौम नज़र आएगी वो वही है जो इस वक्त गज़ा के अंदर इस बमबारी को, इस कत्लेआम को सपोर्ट कर रही है और आंखें बंद करके बैठी है। मुसलमान दुनिया इस वक्त सबसे ज़्यादा लाचार और लागर नज़र आती है, इसलिए कि हज़ार अरब डॉलर के ऑर्डर अमेरिका को देकर अपनी बादशाहतें बचाने की तो कोशिश कर रहे हैं, अपने दिफा को मजबूत बनाने के लिए कोई जॉइंट मैकेनिज़्म इवॉल्व नहीं कर रहे। एक कत्ल, एक मुल्क के ऊपर हमला होता है, उसके बाद दूसरे मुल्क की बारी आती है, उसके बाद तीसरे मुल्क की बारी आती है, और चौथा अपनी आंखें बंद करके सर छुपाने की कोशिश करता है कि मेरी बारी ना आ जाए। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने आज दोहा का दौरा किया और वापस आए, लेकिन जब तक ये जॉइंट मैकेनिज़्म के ऊपर काम नहीं करेंगे उसके अलावा इनके बचाव का कोई हल नहीं होगा। वो एक इलाके का गुंडा बन के बारी बारी सब मुल्कों के ऊपर हमला जैसे वो पहले कर रहे हैं अभी भी करता जाएगा।